हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है ऐसा क्या हुआ लक्षिता के साथ। नर्सरी में देखो तो पौधे कितने खिले खिले रहते हैं, मगर गमलों में शिफ्ट करते ही मुरझाने लगते हैं। बराबर खाद पानी देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जल जाते हैं। माँ अपने टेरेस गार्डन में उदास खड़ी बड़बड़ा रही थी। आज फिर उसका जतन से लगाया एक प्यारा पौधा मुरझा गया था। खिड़की में खड़ी लक्षिता अपनी माँ को देख रही थी। खुद वह भी तो इन गमलों के पौधों जैसी ही है। शादी से पहले मायके में कितनी खिली खिली रहती थी, ससुराल जाते ही मुरझा गई। हर समय चहकने वाली लक्षिता शादी के 2 साल बाद ही अपना घर छोड़कर मायके आ गई थी। नहीं नहीं, यह कोई व्यक्तिगत सामाजिक या कानूनी नहीं था। बस लक्षिता विशाल और अपने रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाह रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने अपनी ओर से कोई कसर छोड़ी हो। प्रयास किया था नई मिट्टी के जैसे ढलने का, लेकिन पता नहीं मिट्टी में ही कीड़े थे। लक्षिता अपनी असफल शादी को याद कर भर आई आंखें पोंछने लगी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। कितना झूठ कहते हैं ये शायर लोग भी। कौन कहता है कि प्यार उम्र के फासले को कम कर सकता है। यह तो वह खाई है जिसे लांघने की कोशिश करने वाले को अपने हाथ पांव तुड़वाने ही पड़ते हैं। और यदि इस राह में जन्म का बंधन यानी जाति धर्म की चट्टान भी आ जाए, तो फिर इन फासलों को कम करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात तो नहीं हो सकती। लक्षिता मोबाइल की स्क्रीन पर लगी अपनी और विशाल की शादी की तस्वीर को देखकर फीकी सी मुस्कुरा दी। पूरे 10 वर्ष का फासला था दोनों की उम्र में। इसके साथ साथ विजातीय होने की अड़चन थी सो अलग। समाज में कैसे स्वीकार होता। स्वीकार होने की प्राथमिकता बढ़ भी जाती यदि विशाल की उम्र लक्षिता से अधिक होती, क्योंकि प्रचलित सामाजिक धारणा के अनुसार पुरुष और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते, बशर्ते उन्हें अच्छी खुराक दी जाए। शायद इसलिए लड़कों को लड़कियों से अच्छा खाना पीना दिए जाने का रिवाज चल पड़ा होगा। एक बात की कड़ी से कड़ी जोड़ती लक्षिता दूर तक सोच आई। लक्षिता पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी और विशाल एक मैनेजमेंट ट्रेनी। लक्षिता विशाल की बॉस थी। 35 वर्षीय लक्षिता देखने में किसी मॉडल सी लगती है, जिसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। चेहरे की स्किन ऐसी पारदर्शी है कि जरा नाखून भी लग जाए तो गाल कई दिन तक लाल दिखाई दे। बाल बेशक कंधे तक कटे थे, लेकिन लेयर में होने के कारण चेहरे पर नहीं आते। हाँ, गर्दन झुकाने पर चेहरे को ढक जरूर लेते थे, जैसे बरसाती दिनों में चांद के चारों तरफ घिरा सुनहरा आवरण। लक्षिता अपने चेहरे पर मेकअप नहीं लगाती, लेकिन कुछ तो ऐसा लगाती कि चेहरा हर समय दमकता रहता है। लिपस्टिक का शेड भी न्यूड सा ही रहता और आंखें हमेशा गोल्डन फ्रेम के चश्मे में कैद। ऐसा नहीं है कि 35 वर्षीय इस युवती को अविवाहित रहने का कोई शौक था। कुछ मजबूरियां ही ऐसी रही कि सही उम्र में विवाह कर ही नहीं पाई। यूं तो आजकल 35 वर्ष में कोई बुढ़ाता नहीं है, लेकिन हाँ, युवाओं वाले मिजाज तो नर्म पड़ने ही लगते हैं। ऐसी ही ठंडी पड़ती चिंगारी को सुलगाने विशाल उसकी जिंदगी में आया था। विशाल ने जब उसका विभाग ज्वाइन किया तो वह भी लक्षिता को एक आम ट्रेनी जैसा ही लगा था, लेकिन धीरे धीरे विशाल की वजूद को स्क्रब की तरह सहलाता रगड़ता गया और वह निखरी निखरी एक नए आकर्षक रूप में खिलती गई। कभी यह रोज रोज सलवार कमीज क्यों पहनते हैं, कभी कुर्ती के साथ जीन्स भी ट्राई कीजिए कहकर तो कभी बालों को बांधना क्या ऑफिस के प्रोटोकॉल में आता है। चलो मान लिया कि आता होगा, लेकिन ऑफिस टाइम के बाद तो इन्हें भी आज़ाद किया जाना चाहिए ना। जैसे जुमले वह लक्षिता के पास से गुजरते हुए फुसफुसा देता था। चेहरे पर भोलापन इतना कि लक्षिता चाहकर भी उसे लताड़ नहीं पाती थी। कब लक्षिता के वार्डरोब में जीन्स और आधुनिक पैंट्स की संख्या बढ़ने लगी, कब ऑफिस बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते ही उसके बालों का कल्चर निकलकर हैंडबैग के स्ट्रैप में लगने लगा, वह जान ही नहीं पाई। राजपूती कटकाठी को जस्टिफाई करता लंबे कद और चौड़े कंधों वाला विशाल अपने घुंघराले बालों के कारण पीठ पीछे से ही पहचाना जा सकता था। विशाल में गजब की ड्रेस सेंस थी। उसकी शर्ट के रंग इतने मोहक और कूल होते कि उसकी उपस्थिति एक ठंडक का एहसास दिला देती थी।
भीनी भीनी महकती बगले जैसे अपनी तरफ खींचती थी। लक्षिता के पास आकर किसी काम के लिए जब विशाल अपनी दोनों बाहें टेबल पर रखकर फाइलों पर झुक जाता तो लक्षिता एक लंबी सांस लेने को मजबूर हो जाती थी। आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती और विशाल का पसीना मिला डेव नाक से होता हुआ रूह तक अपना एहसास छोड़ जाता। विशाल एक कोहरे की तरह उसे ढकता गया और जब यह कोहरा छटा तो लक्षिता ने पाया कि प्रेम की धुंध उसके भीतर तक उतर चुकी है। लक्षिता ने इस प्रेम को बहुत नकारा, लेकिन वह प्रेम ही क्या जो दीवानगी लेकर ना आए। सच ही कहा है किसी ने कि प्रेम करना किसी समझदार के बस की बात नहीं है। यह तो एक फितूर है जिसे कोई जुनूनी ही निभा सकता है। लक्षिता हालांकि बहुत समझदार दिखाने की कोशिश कर रही थी। जितना हो सके उतना वह विशाल को नज़रअंदाज करने का प्रयास भी करती, लेकिन राजस्थान से आया यह नया ट्रेनी बिल्कुल राजस्थानी धूल की तरह था। कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, इसका प्रवेश रोकना नामुमकिन था। अपने जन्मदिन पर विशाल ने लक्षिता को डिनर के लिए आमंत्रित किया तो वह इनकार नहीं कर सकी। अंधेरे में भी हाथ बढ़ाते ही हाथ में आने वाली ड्रेस पहनने वाली बेपरवाह लक्षिता को उस दिन अपने लिए ड्रेस का चुनाव करने में 2 घंटे लग गए। जब भी किसी कुर्ते या साड़ी पर हाथ रखती, पीछे खड़ा विशाल ना में गर्दन हिला देता। अंत में उसे चुप रहने की सख्त हिदायत देते हुए लक्षिता ने हल्के हरे रंग का टॉप और ओरिजिनल डेनिम की पैंट चुनी। गले में फंकी सा लॉकेट डालते समय अपनी 35 की उम्र को याद करती वह हिचकी तो थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कानों में भी लटकन डाल ही लिए थे। लिपस्टिक लगाते समय दिमाग ने पूछा भी था कि आज यह इतना रोमांटिक सा गुलाबी रंग क्यों। अपने काम से काम रखा कर कहते हुए दिल ने दिमाग को ऐसा करारा जवाब दिया कि शेष समय दिमाग ने अपने होंठ सिल लिए। लक्षिता को उसका फायदा भी हुआ। पूरी मुलाकात के दौरान दिमाग ने कोई रायता नहीं फैलाया, बस जो दिल ने कहा लक्षिता करती गई। विशाल ने घुटनों पर बैठते हुए उसे प्रपोज किया तो लक्षिता समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। असमंजस में उलझ वह विशाल को भी असमंजस में छोड़कर डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आई। यह आज की पीढ़ी भी ना सपनों में ही जीती है। अरे सपनों से परे समाज भी तो होता है ना, उसने भी तो संसार के लिए कुछ नियम बनाए ही हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि ये नियम सबको रास आए ही, लेकिन नियम किसी एक व्यक्ति की खुशी या सुविधा को ध्यान में रखकर तो नहीं बनाए जा सकते ना। लक्षिता कैब में बैठी मन ही मन खुद को समझाने का प्रयास कर रही थी। रात भर विशाल के प्रश्नों के जवाब ही तैयार करती रही। वह जानती थी कि विशाल सवालों की लिस्ट लिए उसे ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर ही खड़ा मिलेगा, लेकिन विशाल को इतना चैन कहाँ। उसने तो सुबह सवेरे ही लक्षिता के घर की घंटी बजा दी। आज के बदलाव को देखते हुए बात करें तो मेरे और तुम्हारे बीच एक पीढ़ी का फासला है, समझ रहे हो ना तुम। उम्र का यह फासला बहुत मायने रखता है विशाल। लक्षिता ने उसे चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके तो रोम रोम पर जैसे इश्क हावी था। लक्षिता से झगड़ ही पड़ा। प्यार हर फासले को खत्म कर देता है। कुछ देर बाद उसने लक्षिता के दोनों हाथ पकड़ लिए। लक्षिता उन आंखों की तरलता को सहन नहीं कर सकी। वह पिघलने लगी। ना केवल पिघली बल्कि वह तो विशाल के प्रेम प्रवाह में बह ही गई। बहती बहती इतनी दूर निकल आई कि किनारे ना जाने कहाँ पीछे छूट गए। वह तो विशाल ने ही प्रेम के चरम को छूने के बाद उसकी अधमुंधी आंखों को चूमकर उसे इस स्वप्न लोक से बाहर निकाला, वरना उसका मन तो चाह रहा था कि बस विशाल प्रेम की नैया को चलाता रहे और वह बहती रहे। लक्षिता ने विशाल का प्रेम स्वीकार कर लिया, लेकिन वह जानती थी कि अभी उम्र और जन्म के बंधन को भी पार पाना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि शुरुआत घर से ही हो। उसने अपनी माँ को विशाल के बारे में बताया। जैसा उसे अंदेशा था, स्वीकार तो माँ को भी नहीं था यह रिश्ता, लेकिन चलो देर से ही सही, बेटी का घर तो बस जाएगा। बड़ी बहू बड़े भाग कहते हुए किसी तरह उन्होंने खुद को समझा लिया था, मगर विशाल के माता पिता को यह रिश्ता जरा भी नहीं सुहाया था। मती मारी गई है लड़के की। अरे 16 की उम्र में तो मैं अपनी माँ की गोद में थी। साथ चलोगे तो लोग पति पत्नी नहीं बल्कि भुआ भतीजा समझेंगे। ऊपर से ब्राह्मण खानदान की अलग, जिनके पुरखे हमारे यमराज होते हैं। हम उन्हें दान दें या उनसे बेटी लें। औरतों के शरीर पर उम्र जल्दी झलकने लगती है। आगे की सोचो।
जब इस लड़की की उम्र ढलने लगेगी तब क्या तुम्हारी हम उम्र तुम्हें ललचाएगी नहीं? फिर अपने होने वाले बच्चों के बारे में भी तो सोचो। रिटायरमेंट की उम्र में यह पोतड़े धोएगी क्या? यह कहते हुए पिता ने भी समझाया था, लेकिन विशाल के भी अपने अलग तर्क थे। अमृता सिंह से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक और शिखर धवन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, सभी को भी देख लो, सब अपनी बड़ी पत्नियों के साथ खुश हैं। आप लोग पता नहीं क्यों उम्र के फासले को इतना तूल रहे हैं। विशाल ने कई बड़ी हस्तियों के उदाहरण अपने पक्ष में दिए। वे सब बड़े लोग हैं, उन्हें समाज से कोई विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन हमें तो सब सोचना पड़ेगा ना। लोग तुम्ही में खोट निकालेंगे कि कोई मिली नहीं तो जो मिली उसी को ब्याह लिया। माँ ने अपना प्रतिरोध जारी रखा, मगर विशाल तो सचमुच दीवाना हो उठा था। उसने उनकी हर दलील को खारिज करते हुए जब कोर्ट मैरिज और घर छोड़ने की धमकी दी तो मन मारकर घर वालों को उसकी सनक के सामने झुकना पड़ा और लक्षिता विशाल की वाइफ बनकर उसके घर आ गई। किसी आम फिल्मी कहानी की तरह इस दास्तान की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ से तो हैप्पीनेस की एंडिंग शुरू हुई थी। उम्र में जितनी तुम विशु से बड़ी हो, लगभग उतनी ही बड़ी मैं तुमसे हूँ। मेरी सहेलियाँ कहती है कि बहू से माँ जी नहीं बल्कि दीदी कहलवाया करो। सास बातों ही बातों में लक्षिता को उसकी उम्र जता देती थी। ये तो छोटा है, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, तुमसे तो समझदारी की उम्मीद की ही जा सकती है। कहते हुए विशाल के पिता भी जब तब उस पर बड़प्पन लाद देते। लक्षिता क्या करती? कट कर रह जाती। कभी कभी तो शाकाहार मांसाहार को लेकर घर में ऐसी बहस छिड़ती कि लक्षिता को सचमुच यह शादी जल्दीबाजी में लिया गया फैसला लगने लगता। विशाल को भी बार बार खुरचने से क्या फ़ायदा? खून का रिश्ता है, किसी दिन उबाल खा गया तो बेवजह पतंगड़ बन जाएगा और लोगों को अपनी आशंका सही साबित होने का दावा करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर लक्षिता चुप्पी साध लेती। माँ से मन की कही तो उन्होंने भी यह तो एक दिन होना ही था कहकर उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लक्षिता को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने यहाँ मुंबई यानी अपने मायके में ट्रांसफ़र ले लिया। इधर माँ भी अकेली थी, इसलिए लक्षिता और उन्हें दोनों को ही यह व्यवस्था रास आ गई। काम की अधिकता का बहाना बनाकर वह ससुराल जाना टालती रहती। विशाल ही हफ्ते 10 दिन में उससे मिलने आ जाता। गनीमत की विशाल की उसके प्रति दीवानगी और प्यार अभी भी बरकरार थी, इसलिए यह रिश्ता जुड़ा हुआ था। रोज उससे फ़ोन पर बात होती रहती। एक दिन उसी से पता चला कि उसके पापा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 3 ही दिन में इतने गंभीर हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कहने को तो मरीज की पूरी देखभाल अस्पताल के जिम्मे ही थी, लेकिन अस्पताल के बाहर भी सैकड़ों काम होते हैं। यह विशाल को इसी दौरान पता चला। बेचारा विशाल उनके लिए आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की व्यवस्था करता रहता था। कभी इस डॉक्टर से राय लेता तो कभी उस डॉक्टर से। विशाल को समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में आए इस भूचाल को कैसे सही करे। इससे पहले तो कभी पापा ने उसे इस उलझन में आने ही नहीं दिया था। दूसरी तरफ माँ का हाल अलग ही बुरा था। वह बार बार अस्पताल जाने और पापा को देखने की जिद किए जा रही थी। विशाल अपनी सारी परेशानी लक्षिता को सुनाकर हल्का हो लिया करता था। लक्षिता भी कभी केवल सुनकर तो कभी सलाह देकर उसका हौसला बढ़ाती रहती। अगले 2 दिन विशाल का फ़ोन नहीं आया। व्यस्त होगा सोचकर लक्षिता ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। आज रविवार की छुट्टी थी। लक्षिता को विशाल के आने की उम्मीद थी। जब से वह यहाँ शिफ्ट हुई है, एक छोड़कर एक रविवार को विशाल आता है उससे मिलने। शाम ढलने को थी, लेकिन विशाल नहीं आया। उसके इंतज़ार में लक्षिता ने लंच भी नहीं किया। सोचा साथ ही करेंगे, लेकिन अब तो वह शाम की चाय भी पी चुकी थी। माँ ने जिद की तो चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए। आज विशाल नहीं आया? माँ ने पूछा। लक्षिता सिर्फ कहकर रह गई। क्यों? माँ ने फिर पूछा तो लक्षिता ने ससुर जी के कोरोनाग्रस्त और विशाल के परेशानी में होने की जानकारी दी। लक्षिता ने महसूस किया कि उसके हर वाक्य के साथ माँ की आंखें आश्चर्य से फैलती और माथे की लकीरें तनाव से सिकुड़ती जा रही थी। अरे विशाल तो छोटा है, लेकिन तुझे भी अकल क्यों नहीं आई?
कम से कम ऐसे समय में सास ससुर को बहू से सेवा की आशा ही रहती ही है। मैं तो कहती हूँ कि तू कल ही वहाँ चले जाना। तू ऐसा कर, अभी विशाल को फ़ोन कर, उसे हिम्मत बंधा और अपना सामान पैक कर। और सुन, ऑफिस से कम 15 दिन की छुट्टी लेकर जाना। माँ ने लक्षिता को दुनियादारी सिखाई। लक्षिता को हालांकि माँ का उम्र का हवाला देना अखरा, लेकिन उसे अपनी गलती भी महसूस हुई। अकेला लड़का बेचारा परेशान हो रहा है, ना घर बाहर संभल रहा होगा। मुझसे भी तो आने को कह सकता था ना। सोचते विचारते हुए उसने विशाल को फ़ोन किया। क्या बताता तुम्हें, पापा को संभालते संभालते मैं खुद संक्रमित हो गया। तुम्हें बताता तो तुम आने की जिद करती, और तुम्हारे लिए मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। फिलहाल तो लक्षण गंभीर नहीं दिख रहे, इसलिए घर पर ही क्वारंटीन हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा। लक्षिता का फ़ोन सुनते ही विशाल छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगा। इधर लक्षिता के पांव तले से जमीन खिसक गई। उसे पति पर दया भी आई और लाड भी। अगले दिन सुबह लक्षिता विशाल के घर अपनी सास के पास थी। घर पहुंचते ही लक्षिता ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साफ सफाई से लेकर पौष्टिक खाने तक सभी काम वह अपनी निगरानी में ही करवाती। विशाल एक अलग कमरे में क्वारंटीन था। लक्षिता उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। वह विशाल की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। विशाल को अकेलापन न लगे, इसके लिए उसने पूरा ध्यान रखा। लगातार वीडियो कॉल पर बातों के साथ साथ कुछ अच्छी पुस्तकों और कई OTT प्लेटफॉर्म उसे सब्सक्राइब करवा दिए, ताकि उसका मन बहलता रहे। लक्षिता की सास उसकी हर गतिविधि पर ध्यान दे रही थी। हालांकि लक्षिता ऐसा कुछ भी विशेष नहीं कर रही थी जो कोई अन्य नहीं कर सकता, लेकिन उसने महसूस किया कि लक्षिता की हर क्रियाकलाप में एक गंभीरता है। वह कोई भी काम, किसी डॉक्टर से परामर्श लेना हो या कोई घरेलू उपाय, हड़बड़ी या घबराहट में नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से विचार कर, आगे पीछे सोच कर करती है। इस दौरान उसे एक बार भी यह विचार नहीं आया कि यदि बहू विशाल की हम उम्र होती तो ऐसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करती। शायद मुसीबतों का ही व्यक्ति की उम्र से कुछ लेना देना नहीं होता। डॉक्टर की दवाओं के साथ साथ लक्षिता एक वैद्य के संपर्क में भी थी। एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ साथ लक्षिता की मेहनत भी मिल गई थी। तीनों ने मिलकर उम्मीद से कहीं अधिक अच्छे परिणाम दिए। विशाल अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। सप्ताह भर बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, और इधर विशाल के पापा को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वे भी लक्षिता की समझदारी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इन दिनों लक्षिता की सास के चेहरे पर संतुष्टि की चमक आने लगी थी। उसने यह भी लक्ष्य किया कि लक्षिता के सलीके को देखकर उसकी और विशाल की उम्र के अंतर को भाप पाना आसान नहीं लगता। विशाल अब पूरी तरह से स्वस्थ था। पापा की रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही थी। 2 दिन बाद लक्षिता की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। लक्षिता ने घर में साफ सफाई और खाने की व्यवस्था करवा दी। कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी खरीद लाई। एक बारगी काम चलाने लायक जुगाड़ हो गया था। यह भी तय हुआ कि जब तक पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक लक्षिता हर सप्ताह उन्हें देखने आएगी। यही सब बताने के लिए लक्षिता अपनी सास के कमरे की तरफ जा रही थी कि भीतर से आते संवाद में अपने नाम का जिक्र सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। लक्षिता सचमुच बहुत समझदार है। उसके व्यवहार ने मेरी उस धारणा को गलत साबित कर दिया कि अधिक उम्र की लड़की अपने पति को बच्चा समझकर उसके साथ माँ की तरह पेश आती है। बल्कि अब तो मुझे लग रहा है कि विशाल से तो लक्षिता जैसी समझदार पत्नी ही निभा सकती थी। कितना बचपना है विशाल में, एकदम अनाड़ी है दुनियादारी में। अपने बारे में सास के विचार जानकर लक्षिता चौंक गई। यानी तुम इस बात को स्वीकार करती हो कि विवाहित जोड़े में किसी एक उम्र दूसरे से अधिक होने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे हिसाब से उम्र का यह फासला जायज़ है। यह ससुर की आश्चर्य भरी प्रतिक्रिया थी। लक्षिता इस प्रतिक्रिया का जवाब सुनने के लिए उतावली हो उठी। उसने अपने कान सास के जवाब पर टिका दिए।
हर जोड़े में ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं। इस बात में भी दो राहें नहीं कि उम्र का अधिक फासला रिश्तों में पेचीदगी लाता है। लेकिन हाँ, इस बात को मैं खुले दिल से स्वीकार करती हूँ कि प्रेम उम्र के फासले को खत्म कर सकता है। सास ने कहा तो लक्षिता के चेहरे की मुस्कान और भी अधिक गहरी हो गई। वह सास के कमरे में जाने के बजाय रसोई की तरफ मुड़ गई। आज मन कुछ खास बनाने का हो आया। लक्षिता, वैसे तो यह फैसला पति पत्नी का होता है, लेकिन फिर भी मैं सलाह देना चाहूँगी कि तुम दोनों अपना परिवार बढ़ाने में देर नहीं करनी चाहिए। उम्र बढ़ने पर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सास ने रात को खाने की मेज पर सबके सामने कहा तो निवाला मुंह की तरफ बढ़ाते विशाल का हाथ रुक गया। वह कभी कभी अपनी माँ की तरफ तो कभी लक्षिता की तरफ देखने लगा। सब्जी परोसती लक्षिता के हाथ भी ठिठक गए। आज उसे सास का बड़ी उम्र का ताना देना भी बुरा नहीं लगा। रिश्ते को स्वीकृति देने के इस अनोखे अंदाज को समझते ही लक्षिता की आंखें शर्म से झुक गई। मैं तो कहता हूँ कि कोशिश करके तुम अपना ट्रांसफ़र यहीं करवा लो, कम से कम परिवार एक साथ तो रहेगा। कहते हुए ससुर जी ने उसकी तरफ देखा। विशाल और लक्षिता एक दूसरे को चोर निगाहों से देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।